हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा फ्रॉम केमिस्ट्री क्रैकर क्लासेस। मैं आज आपके लिए क्लास बीएससी पार्ट 1 का पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक का नाम है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट डिस्कस करने वाले हम लोग। गजब का टॉपिक है। यही टॉपिक आप यहाँ भी पढ़ेंगे, पीरियडिक टेबल के अंदर भी, प्रॉपर्टी के अंदर भी आप इसे पढ़ेंगे। ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम की जो यूनिट आपकी डिज़ाइन है आपके एग्जाम के लिए, वहाँ पे और भी थोड़ी कुछ पढ़ाई जाती है जो थोड़ी सी डिफरेंट थी, वो मैंने आपको पढ़ा दी हैं। आप बीएससी वाले सेक्शन में देख सकते हैं। ड्यूल नेचर, हाइजन अनसर्टेनिटी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, रेडियल प्रोबेबिलिटी, हुंड्स रूल, अबाउ रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये सारी थ्योरी क्लास 11th में भी डिस्कस की गई हैं। आप वहाँ जाकर भी इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। लगभग सिमिलर है, कोई बड़ा चेंज नहीं है। नोट्स आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं, चाहे जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में तैयार कर सकते हैं। चीज़ों को समझ यहाँ लीजिएगा, अपना उसे ठीक से लिख के तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आप अपना अच्छा एग्ज़ाम दे पाए। चलिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हम पढ़ना क्या चाह रहे हैं। मान लीजिए आप किसी डी ब्लॉक के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। मान लीजिएगा जैसे कि आप Zn का करते हैं, Zn का होता है 30, ठीक है। तो Zn का होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जिंक 30 का। आप देखते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आपके 4s शेल में आते हैं। 4s शेल एग्जैक्टली आपका आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है। फोर्थ आपका शेल जो है वो न्यूक्लियस का फोर्थ शेल है। 3d उससे पहले होगा, 4 सबसे लास्ट में होगा, 3d उससे थोड़ा पहले होगा। ये 4s पहले क्यों आ गया, ये भी बात आप जानते हैं, क्लास 11th में भी आपने पढ़ा होगा। आप बहु प्रिंसिपल से भी समझ सकते हैं। हम एनर्जी लेवल फॉलो कर रहे हैं। एनर्जी जिसकी लीस्ट होगी पहले इलेक्ट्रॉन वहाँ फिल होगी, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी फिर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल होगी। तो 4s की एनर्जी कम है, इसलिए वो बेचारा पहले आ जाता है, मजबूरी है, लेकिन वो एग्जैक्टली है तो बाहर का है। ठीक है। तो मान लीजिएगा ये आपका किसी भी एटम का एक न्यूक्लियस है, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आपके फिल होते हैं 4s में, और s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं ये बात भी आप जानते हैं भाई। s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, p में मैक्सिमम 6 आते हैं, d में मैक्सिमम 10 आते हैं, और f में आपके आते हैं मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। ये आपके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आते हैं sp-df में। मैं इसे प्रूव भी किया है मैंने, आप वीडियो देख सकते हैं प्रीवियस, कि S में 2 ही क्यों आते हैं, P में 6 क्यों आते हैं, D में 10 और F में 14 क्यों आते हैं। वाई क्वांटम नंबर आते हैं, क्वांटम नंबर को हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आते हैं आपके 4s में, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके आ गए। इलेक्ट्रॉन्स पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा जो, और न्यूक्लियस पर प्रोटॉन्स होता है, तो न्यूक्लियस से एक न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्ट करेगा, एक न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्ट करेगा। आप लोग देख सकते हैं प्रॉपर एक न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट शेल की, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस। लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन फिल होना स्टार्ट होते हैं, फिर आ जाता है आपका d ऑर्बिटल, आप देखिएगा ध्यान से। फिर आपकी आ जाती है d, और d में तो गजब हो जाता है कि उसमें एक नहीं कम से कम 10 इलेक्ट्रॉन आप फिल कर सकते हैं आराम से। एक नहीं 10 इलेक्ट्रॉन्स आप फिल कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। और ये भी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लाउड है, ठीक है। इनका इस न्यूक्लियर से तो अट्रैक्शन होगा ही होगा, इनका इस न्यूक्लियस से तो अट्रैक्शन होगा ही होगा। लेकिन आप देखें ये जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन थी, ये जो 3d वाले इलेक्ट्रॉन जो आ गए हैं, ये आउटर मोस्ट शेल वाले जो अट्रैक्शन फील हो रहा था, उस अट्रैक्शन को कम कर देगा। क्या कर देगा, उस अट्रैक्शन को कम कर देगा। जो 3d लेयर में इलेक्ट्रॉन्स आए थे, वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन कम कर देगा और उन्हें रिपल्शन फील करवाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन सारे के सारे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, प्रॉपर रिपल्शन फील करवाएंगे। और ये जो अट्रैक्शन आ रहा था न्यूक्लियर का, वो अब थोड़ा कम हो जाएगा। और वो कम किसकी वजह से हुआ, 3d में इलेक्ट्रॉन आने के कारण। और 3d ने क्या किया, उसको शेल्ड कर दिया। जो आउटर मोस्ट शेल का अट्रैक्शन था उसको शेल्ड कर दिया, या आप कह सकते हैं स्क्रीनिंग कर दिया। ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, समझे भाई। इसी को हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं या शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट कैसे निकालना है, तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि अगर इलेक्ट्रॉन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है तो उसके अंदर आपको समझ में आता है कि अगर लास्ट जो लेयर होंगी
उनकी वजह से आपको एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज नहीं मिलेगा। जेड इफेक्टिव जिसे कहते हैं, जेड इफेक्टिव अगर आपको एक्चुअल चाहिए तो वो होगा जेड एक्चुअल कितना है, ठीक है, जेड एक्चुअल कितना है और स्क्रीनिंग कितनी है, आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज प्रॉपर आ जाएगा कि जेड एक्चुअल कितना है, ओके, और स्क्रीनिंग कितनी है, शील्डिंग कितनी है, आप एक्चुअल में पता कर सकते हैं कि जेड इफेक्टिव आपका कितना होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका कितना होगा। ठीक है, पहले से नोट कर लीजिएगा, फिर हम स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालते हैं, शील्डिंग इफेक्ट कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकालते हैं जेड इफेक्टिव, ये सारी चीजें चर्चा करते हैं। पहले आप इसे थोड़ा सा नोट कर लीजिए, फिर मैं आपसे बात करता हूं। आइए कैसे निकालना है जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला याद रखें, जेड एक्चुअल चाहिए और जेड स्क्रीनिंग चाहिए, स्क्रीनिंग इफेक्ट चाहिए, कितना शील्डिंग इफेक्ट जनरेट हुआ है। ठीक है, चलिए एक एक करके बात करते हैं, सुन लीजिएगा, एक एक करके वन बाय वन सारे पॉइंट डिस्कस करते हैं। ठीक है, मान लीजिएगा ये आपका एक न्यूक्लियस है, ठीक है, एक ये शेल है आपकी, एक ये शेल है आपकी और एक ये शेल है आपकी। ठीक है, ये 3 सेल है आपकी, मैं नंबर दे देता हूं, जैसे ये 1 है, ये 2 है या 3 है, जो भी है। मान लो सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन आपका रहता है, आपका इस सेकंड शेल में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, तो ये सेकंड शेल वाला इलेक्ट्रॉन जो होगा, जो अपने से अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से शील्डिंग तो फील करेगा, अपने से अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन से शील्डिंग तो फील करेगा, है ना, अपने अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन से शील्डिंग तो फील करेगा, लेकिन जो बाहर इलेक्ट्रॉन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ में आती है मेरी बात? मैं फिर बोल देता हूँ, मान लो ये न्यूक्लियस है, ये मल्टीलेयर है शेल की, ठीक है, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन आपका इस शेल में रहता है, ठीक है, और एक शेल बाहर है, एक शेल अंदर है, तो इस इलेक्ट्रॉन का अंदर वाली शेल से तो शील्डिंग होगी, क्योंकि नीचे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, वो रिपल्शन देना स्टार्ट कर देंगे, तो यहाँ पे तो शील्डिंग होगी, लेकिन ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस चीज को बहुत अच्छे से जान लें आप लोग, समझ लीजिएगा। ये पहला पॉइंट था। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं, सेकंड पॉइंट, अगर एस और पी शेल के लिए किसी भी शेल में अगर एस सब शेल और पी सब शेल में इलेक्ट्रॉन है, उनके लिए शील्डिंग इफेक्ट निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? फिर मैं बोल दूं, किसी भी शेल में एस या पी है, उनके लिए आपको एस या पी सब शेल में इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो कैसे आ जाएंगे? ठीक है, एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, ये स्लेटर का एक एम्पेरिकल रूल था शील्डिंग इफेक्ट कैलकुलेट करने का, जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो हम लोग एसपी के लिए शील्डिंग इफेक्ट की बात कर रहे हैं, एसपी शेल के लिए, सब शेल के लिए शील्डिंग इफेक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए एक न्यूक्लियस है और आउटर मोस्ट शेल में एक nth शेल है आपकी, आउटर मोस्ट शेल में या तो ns शेल है, आउटर मोस्ट शेल में या तो ns शेल है या np शेल है, जो भी शेल है। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में ns या np शेल जो भी है, उसका शील्डिंग कांस्टेंट होता है 0.35। ठीक है, अगर आउटर मोस्ट शेल में ns या np शेल है, ठीक है, उनका शील्डिंग कांस्टेंट होता है 0.35। अगर आपकी वही sp की शेल s या p की सब शेल n-1 में जाती है, n-1s या n-1 p में जाती है, तो शील्डिंग कांस्टेंट होगा 0.85। गजब याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और अगर आपका s में n-2 s या n-2 p में जाता है, तो शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हो सकते हैं कि एस पी सब शेल के लिए शील्डिंग कांस्टेंट निकालना है, अगर वो आउटर मोस्ट शेल में है, nth शेल में है, तो उनके लिए शील्डिंग कांस्टेंट हम यूज करते हैं 0.35। अगर वो n-1 शेल में, उससे एक नीचे वाली शेल में रहते हैं, तो s का होगा शील्डिंग कांस्टेंट 0.85, वही वो p के लिए भी अप्लाई होगा। और अगर वो n-2 में जाते हैं, n-2 में है, तो उनके लिए शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, ये sp के लिए हम शील्डिंग कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, sp के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने की बात कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे d एंड f की, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। तो ये sp के लिए शील्डिंग कांस्टेंट हो गया। अगर हम d और f सब शेल के लिए बात करें, d और f शेल के लिए शील्डिंग कांस्टेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, आइए d और f की बात करते हैं। अगर d आपका कोई सेल अंडर कंसीडरेशन है, ठीक है,
डी आपका या एफ शेल आपका जो अंडर कंसिडरेशन है, उसके लिए हमारे शील्डिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी डी के लिए, मैं बता दे रहा हूँ, डी के उस इलेक्ट्रॉन के अलावा जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके लिए जो शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो होगी 0, शील्डिंग कांस्टेंट होगा 0.35। ठीक है, अगर वो n-1d है या n-2d है या n-1df है, उनके लिए शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, उनके लिए हमारी शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू 1 होगी, समझ लीजिएगा, उनके लिए हमारी शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, अच्छा मान लीजिएगा 1s में तो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक इलेक्ट्रॉन है तो वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से शील्डिंग कर रहा होगा, उस दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए शील्डिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी 0.3 होगी। ठीक है, 0.3 होगी। इस इलेक्ट्रॉन के अलावा जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू 0.30 होगी। इस सारी वैल्यू याद रखिए, मैं आप कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, तब आपके समझ में आएगा कि हम शील्डिंग कांस्टेंट को कैसे ले रहे हैं और हमें कैसे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक हीलियम एटम है, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2। हीलियम की केवल एक ही शेल होगी, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये बात भी आप समझ लेते हैं। हीलियम के अंदर केवल एक ही शेल होगी, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आपसे कह रहा है कि जो s में इलेक्ट्रॉन आता है उसके लिए एक्चुअल में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा। ठीक है, आपको पता है कि s के 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। आप जिस इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव पता करना चाहते हैं तो वो उसी सेल के लिए जो सेल कांस्टेंट होता था, मैंने आपको बताया था कितना होता है 0.30। कितना होता है 0.30 होता है। अगर आपकी एक ही शेल में 1s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए शील्डिंग कांस्टेंट कितना होता है 0.30, तो z इफेक्टिव आपको कितना होता है z एक्चुअल। ठीक है, z एक्चुअल माइनस शील्डिंग इफेक्ट, और z एक्चुअल कितना होगा, हीलियम के एटॉमिक नंबर 2 होगा और शील्डिंग कांस्टेंट कितना है 0.30 और ये वैल्यू होगी 1.70। दिस इज द एक्चुअल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर हीलियम। जो भी 1s के अंदर इलेक्ट्रॉन है, 1s के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए z इफेक्टिव कितना होगा 1.7। आप किसी के लिए भी निकाल सकते हैं इस तरीके से। आइए एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन करते हैं इसके अलावा, इसे आप नोट कर लीजिएगा, पहले ऐसे निकाल लेते हैं। हीलियम में पूछा था कि भाई हीलियम के अंदर जो 1s2 होगा, हीलियम में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अपने दूसरे इलेक्ट्रॉन से कितना एक्चुअल में जेड इफेक्टिव फील करता है। ठीक है, चलिए आइए नाइट्रोजन के लिए करते हैं। भाई नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 होता है, 1s2 2s2 2p3 होता है। p सब शेल में p ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके लिए एक्चुअल में z इफेक्टिव कितना होगा। आया क्वेश्चन समझ में, जो p ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसके लिए z इफेक्टिव एक्चुअल कितना होगा। एक्चुअल में इसका जो शेल बनेगा वो ऐसा ही होगा, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है। फर्स्ट शेल जो है उसके अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। सेकंड शेल में आपके आप देखें जिस इलेक्ट्रॉन के लिए आप जेड इफेक्टिव निकालना है उसके अलावा अभी 4 इलेक्ट्रॉन और आते हैं, 2 तो 2s के हैं, 2 2p के हैं, और आप जिस इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव निकाल रहे हैं। ठीक है, चलिए तो फाइनली 4 तो सेकंड शेल में और 2 इलेक्ट्रॉन आपके 1s में। तो पहले हम शील्डिंग कांस्टेंट की बात करते हैं। शील्डिंग कांस्टेंट s और p के लिए, क्योंकि जब आपकी s और p के लिए आपको शील्डिंग कांस्टेंट निकालना है, वो आपकी आउटर मोस्ट शेल है, और 4 इलेक्ट्रॉन के लिए शील्डिंग कितना होगा 4 इंटू 0.35 होगा। 4 इलेक्ट्रॉन का कितना होगा 4 इंटू 0.35 होगा, किसके लिए, सेकंड शेल के लिए, 4 इलेक्ट्रॉन के लिए, और 2 इलेक्ट्रॉन 1s में होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन 1s में होंगे। ये फर्स्ट शेल के लिए है, ये सेकंड शेल के लिए, ये सेकंड के लिए, ये फर्स्ट के लिए आपका। इसमें कितने आ रहे हैं 2 आ रहे हैं, और 2 के लिए कितना होता है 0.85। ठीक है, तो टोटल एस कितना होगा, टोटल शील्डिंग कितनी आ गई 4 इलेक्ट्रॉन की 0.35 आ गई, और 2 की कितनी आ गई 0.85 आ गई। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1.40 आ जाएगा, इसे कर लेंगे तो 1.70 आ जाएगा, और आप इसे टोटल कर लेंगे तो ये 3 पॉइंट आपका लगभग 70 आ जाएगा। आप जोड़ लें आराम से। ठीक है, ठीक है ना, 3.10 सॉरी 3.10 आ जाएगा ये आपका। ठीक है,
तो Z कितना होगा, Z इफेक्टिव अब आपका कितना होगा, Z इफेक्टिव होगा सर Z एक्चुअल माइनस शील्डिंग, और Z कितना होगा टोटल, तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3.10 होगा। तो फाइनली Z माइनस एस 7 माइनस 3.10 कर लीजिएगा और ये आपका आ जाएगा 3.90। दिस इज द एक्चुअल Z इफेक्टिव फॉर नाइट्रोजन के जो 2p शेल में इलेक्ट्रॉन है उसके लिए Z इफेक्टिव आपका एक्चुअल यही होगा। ठीक है, मान लीजिए आपसे कोई ये कहता है कि भाई Zn आपका 30 होता है, Zn आपका 30 होता है, एक तो 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है, 2s2 3s2 3p6 और 3d10 और 4s2, ठीक है, 3d10 4s2। एस शब्द शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए Z इफेक्टिव एक्चुअल कितना होगा, तो एस में जो आपका सेकंड इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए तो 0.31 होगा एक इलेक्ट्रॉन के लिए। फिर आपके थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहा है, थर्ड शेल के लिए वैल्यू क्या लगेगी, फिर सेकंड शेल के लिए टोटल वैल्यू क्या लगेगी, उस हिसाब से अपनी वैल्यू निकाल लीजिएगा। जैसे मैंने आपको बताई है कि फर्स्ट शेल के लिए क्या लगानी है, सेकंड शेल के लिए क्या लगानी है। ठीक है, इस तरीके से आप अपना Z इफेक्टिव निकाल सकते हैं। आप ट्राई करिएगा खुद से। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।